कि मुझे परेशान ना किया जाए, मुझे प्रोवोक ना किया जाए। जिस दिन मैंने बोल दिया और जिस दिन मैंने अपनी जुबान खोल दी, उस दिन बहुत बड़ा बवंडर इस राज्य के अंदर आ जाएगा और मैं उस बवंडर को नहीं लाना चाहता हूं। उस बवंडर ये संगठन इसलिए बनाया क्योंकि वहां पर जिन उद्देश्यों के साथ हम लोग काम कर रहे थे, वहां पर सारी चीजें व्यक्ति केंद्रित हो गई, पूरा प्राइवेट लिमिटेड में तब्दील हो गया। किसी की कोई बात नहीं सुनी जा रही है, सब एक व्यक्ति निर्णय ले रहे हैं, जो एक व्यक्ति कह रहे हैं वही हो रहा है। तो इन परिस्थितियों में किसी संगठन के अंदर डिरेल हो गई है। आज नहीं तो कल ये बात साबित होगा कि संजय मेहता सही था, संजय मेहता सही कह रहा था। आज ये बातें, क्या ये बात सच नहीं है कि वहां चीजें कोई एक व्यक्ति चला रहा है? क्या ये बात सच नहीं है कि लोकसभा चुनाव के दौरान चतरा से हमारे बहुत सारे साथी गए कि हमें यहाँ पर ये प्रत्याशी नहीं चाहिए, हमारे प्रत्याशी बदलिए, जो आंदोलनकारी हैं, पुराने लोग हैं, उनको टिकट दीजिए, नहीं दिया गया? क्या ये बात सच नहीं है कि धनबाद में किन परिस्थितियों से टिकट दिया गया? कुछ ऑडियो वायरल, न्यूट्रल होकर के सोचिए कि जो मैं बात कह रहा हूं वो सही है कि नहीं। क्या ये बात सही नहीं है कि पूरे संगठन में मनमानी चल रही है, पूरा वो सिंडिकेट में तब्दील हो गया है, 2-4 लोग उसको चला रहे हैं और जो लोग वो चाहते हैं वही हो रहा है? वहां क्या हम लोग आपस में बैठ सकते हैं? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो इतने एरोगेंसी के साथ, इतने घमंड के साथ अगर कोई व्यक्ति रहेगा तो मुझे नहीं लगता है कि इस राज्य का कल्याण होगा। अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो नहीं हो पाएगा। नीतियों पर बात करिए, सिद्धांतों पर बात करिए, झारखंड को कैसे बचाना उस पर बात करिए, झारखंड की स्थानीयता कैसे बनेगी, झारखंड का नियोजन कैसे होगा, झारखंड के लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, पलायन कैसे रुकेगा, यहाँ पर ओबीसी को आरक्षण 27% कैसे मिलेगा, इन मुद्दों पर बात करिए, बहस करिए। आइए, हम आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। जो धूप में, पसीने में पूरे अपने टी-शर्ट को भिंगा दिए, जिन्होंने 10-20 रुपया दिया, जो बूथ कमेटी को संभाले, उन लोगों की भूमिका और मेहनत को आप सीधे दरकिनार कर रहे हैं। नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं जनता अदालत न्यूज। अभी झारखंड के राजनीतिक में अभी काफ़ी हलचल देखने को मिल रहा है और काफ़ी उथल पुथल हो रहा है। अभी हाल ही दिनों में अगर बात करें तो जेबी केसेस झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, जो पार्टी के रूप में JLKM पार्टी के रूप में उभर कर आई थी और नई पार्टी एक बनी रही थी, उसी में पता चलता है कि जो पार्टी के जो मुख्य नेता थे जयराम महतो के बाद अगर प्रकाश में अगर जो आए लोकसभा चुनाव में, वो है संजय मेहता। वो पार्टी को छोड़ दिए, पार्टी को छोड़कर और एक नया पार्टी जेबी केसेस ही बनाए हैं। इसमें अब हम लोग आए हैं, अभी संजय मेहता के घर पे ही आए हैं और काफ़ी जनता का सवाल भी था और आलोचनाएं भी काफ़ी इन पे आ रही थी। तो हम लोग आए हैं, वही सब आज क्लियर करते हैं इनसे कि क्या क्या है। आप सबसे पहले बताइए, आप कैसे हैं अभी? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। और घर में फिलहाल अपनी चर्चा परिचर्चा चल रही है, तमाम साथी लोग पहुँच रहे हैं, अलग अलग जिलों से लोग आ रहे हैं, लोगों से बात मुलाकात का दौर जारी है, सब कुछ ठीक चल रहा है। क्या लग रहा है आप डिसीजन जो लिए हैं पार्टी छोड़ने का, वो सही था? देखिए, जब ऐसी कुछ परिस्थितियां आपके राजनीतिक जीवन में आ जाए, जहां पर जिन उद्देश्यों के लिए आप निकले हैं, जिन संकल्पों के लिए निकले हैं, जो करना चाहते हैं, जब वो आपको डिलीवर नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा कुछ निर्णय लेना पड़ता है। और मुझे लगता है कि झारखंडी जनमानस के हित के लिए ये निर्णय मेरे लिए बेहतर रहा है। आगे मैं संघर्ष करने की शुरुआत पुनः कर रहा हूँ। अब शून्य से फिर से एक रास्ता शुरू करूँगा, संघर्ष करूँगा और झारखंडी जनमानस की लड़ाई लड़ूंगा, ये बात का भरोसा दिलाना चाहता हूँ। अच्छा, आप नई पार्टी बना लिया, लेकिन फिर भी नाम तो जेबी केसेस, टैगलाइन जो था झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति जेबी केसेस, लेकिन आपकी पार्टी जो है झारखंड बचाओ क्रांति सेवा समिति, सेना समिति, ये है आपकी पार्टी। तो क्या जेबी केसेस रखने के पीछे का क्या उद्देश्य है? पहले तो ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि झारखंडी जनमानस को मैं ये बताना चाहता हूं कि ये कोई पार्टी नहीं है, ये एक संगठन है। पार्टी तुरंत 2 दिन में रजिस्टर्ड नहीं होता है। लोगों ने क्या की कि संजय मेहता को बदनाम करने के लिए एक पूरी भ्रांति फैला दी कि संजय मेहता ने 2 दिनों में कैसे रजिस्ट्रेशन करा लिया, पॉलिटिकल पार्टी बना लिया, लगता है कि ये बहुत कुछ पहले से कर रहा था। मैंने जब अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो हमने कहा कि हमने अपना एक नया संगठन बनाया है और ये हो सकता है कि हमारे संगठन से कुछ लोग चुनाव लड़ें। हमने ये कभी नहीं कहा है, पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखिए, कि हमने कोई पार्टी रजिस्टर्ड करा लिया। पार्टी 2 दिनों में रजिस्टर्ड नहीं होता है। तो हाँ, संगठन लेकिन चुनाव लड़ सकता है, अपने समर्थित प्रत्याशी देते हैं। तो हमने ये संगठन इसलिए बनाया क्योंकि वहां पर जिन उद्देश्यों के साथ हम लोग काम कर रहे थे, वहां पर सारी चीजें व्यक्ति केंद्रित हो गई, पूरा प्राइवेट लिमिटेड में तब्दील हो गया। किसी की कोई बात नहीं सुनी जा रही है, सब एक व्यक्ति निर्णय ले रहे हैं, जो एक व्यक्ति कह रहे हैं वही हो रहा है। तो इन परिस्थितियों में किसी संगठन के अंदर आप काम नहीं कर सकते हैं। संगठन मतलब सामूहिकता। जब सामूहिकता का भाव ही खत्म हो जाएगा तो कहां पर आप कैसे काम कर पाएंगे? अच्छा बताइए, अब संगठन तो बना लिए जेबी केसेस,
कहे तो जेबी केसेस पार्ट 2 आपका संगठन बन गया, और आप ये भी कह रहे हैं कि आप आगामी जो विधानसभा चुनाव है वो चुनावी मैदान में भी नहीं आ रहे हाँ, ये एक बड़ा सवाल आपने किया है। मैं चुनावी मैदान में इसलिए नहीं आना चाहता हूँ हैं। क्योंकि झारखंड में एक नए नेतृत्व कौशल को उभारने की जरूरत है, और दूसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां यहाँ के नौजवानों को प्लेटफॉर्म नहीं दे रही हैं। वो सिर्फ बड़े पूंजीपति, अरबपति, खरबपति, सांसद का बेटा, विधायक का बेटा, पूर्व विधायक का बेटा, पूर्व सांसद का बेटा, पूर्व सांसद की बेटी, बेटा, परिवारवाद, पूंजीवाद, वंशवाद, यही चल रहा है। तो ऐसे में यहाँ के लोगों को एक प्लेटफॉर्म देने की जरूरत है जो वास्तव में उनके लिए काम करे। अब मात्र समय 40, 45, 50 दिन बचा हुआ है। ऐसे में हम खुद चुनाव लड़ने के लिए चले जाएंगे तो पता चला अपने किसी साथी को लड़ा नहीं पाएंगे और उनके लिए कुछ काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने ये फैसला किया कि मैं खुद चुनाव नहीं लड़ करके अपने कुछ साथियों के लिए मेहनत करूंगा, और जो अपना कौशल है, क्षमता है, जो कुछ भी कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, जो प्रतिभा है, विवेक है, उस पर अपने साथियों को कुछ सहयोग कर सकूं, उनको मदद कर सकूं, और उनको चुनाव मैदान में आकर के उनको ये बताऊं कि आपकी जरूरत है इस राज्य को। तो ऐसे नौजवानों की फौज तैयार कर रहे हैं और उनको चुनाव लड़ाएंगे। ये हमारी एक सोच है, लेकिन कहाँ से लड़ाएंगे, किसको लड़ाएंगे, अभी चूंकि तुरंत हमारा संगठन बना, इस पर तुरंत हम लोग विचार कर रहे हैं। तो आपकी क्या भूमिका रहेगी उसमें विधानसभा चुनाव में? मैं अपने साथियों के लिए प्रचार प्रसार करूंगा, उनके लिए मेहनत करूंगा, फील्ड में जा करके उनके लिए काम करूंगा, और हम अपने संगठन में, अपने संगठन की जो आइडियोलॉजी है उसको जनता के बीच जाकर के स्थापित करेंगे, यही कहना चाहते हैं। अच्छा, तीसरा अब आगे सवाल आपका ये है कि जैसे विधानसभा अब लोकसभा का अगर बात करें, लोकसभा चुनाव में जितने लोग पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में गए, तो अपना पार्टी जो था वो छोड़ के गए, किसी को भी जीत हासिल नहीं हुआ, सब लोग का हार का सामना करना पड़ा। क्या लगता है अभी आप पार्टी छोड़ दिए हैं और नया संगठन बनाया है, क्या लगता है विधानसभा चुनाव में जीत का कोई उम्मीद है? देखिए, जीत हार तो जनता तय करती है। जनता का आप कितना विश्वास जीत पाते हैं, जनता का कितना प्यार जीत पाते हैं, जनता का कितना आप लाड़ दुलार जीत पाते हैं, इस पर निर्भर करता है। जनता के बीच जाएंगे, अपनी विचारधारा को रखेंगे, जनता के ऊपर ये छोड़ देंगे कि आप इसका मूल्यांकन करिए, और उसके बाद अपना जो जनादेश होगा उसके अनुसार ये तय होगा कि जीत मिलेगी, कि हार मिलेगी, कि जनता का प्यार मिलेगा, कि पराजय मिलेगा, सब कुछ वहीं पर तय हो जाएगा। अच्छा, आपका संगठन झारखंड बचाओ, जी, झारखंड बचाओ जो बोले हैं, सो झारखंड किनसे बचाने की बात कर रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। झारखंड को उन लोगों से बचाना है जो यहाँ पर जमीन, संसाधन, सब कुछ लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि झारखंड में नौकरशाह और नेता और यहाँ पर बिजनेसमैन, ये तीनों मिलकर के झारखंड को लूट रहे हैं। नेता भी जेल गए, बिजनेसमैन भी जेल गए, नौकरशाह भी जेल गए। एक सिंडिकेट है यहाँ पर जो नौकरशाहों का, ब्यूरोक्रेट्स का, पदाधिकारियों का, वैसे लोगों का जो झारखंड के लोगों का कल्याण नहीं चाहते हैं, वैसे लोग झारखंड को बर्बाद कर रहे हैं, यहाँ के संसाधनों को लूट रहे हैं, अपना पॉकेट भर रहे हैं। ऐसे ही लोगों से झारखंड को बचाना है, इसलिए हमने झारखंड बचाओ क्रांति सेना नाम दिया है। अच्छा, आप बताइए, लोकसभा चुनाव में आप चुनाव लड़े, चुनावी मैदान में आए, और कहा जाए तो जयराम महतो के बाद आपका ही दूसरा नंबर पे 1,57,000 लगभग वोट आपको मिला हजारीबाग लोकसभा से। तो आप लोकसभा चुनाव में तो लड़े, जेबी केसेस जयराम महतो की पार्टी थी, उस समय कहा जा रहा था कि जयराम महतो पार्टी के सुप्रीमो थे और उनके पार्टी की तरफ से आप लड़े। अभी आप संगठन बनाए, तो क्या लगता है वो जो लोग वोट दिए आपको, 1,57,000 लोग, जो लोग आप पे भरोसा करके वोट दिए, क्या लगता है अभी जो नया संगठन बना वो लोग आपके साथ आएंगे? देखिए, एक बात समझिए, जिन झारखंडी जनमानस ने हम लोगों को वोट किया, हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र की जो जनता ने वोट किया, मैं उनके लिए उत्तरदायित्व हूँ। और मैं उनके लिए उत्तरदायी इसलिए हूँ कि उन्होंने लाड दिया, दुलार दिया, प्यार दिया। मैं उनका कर्जदार हूँ, मैं उनका ऋणी हूँ, और मैं उनके ऋण और उनके कर्ज को वापस करने के लिए पुनः संघर्ष की शुरुआत कर रहा हूँ। और मैं अपने उन तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने मुझे वोट दिया, प्यार दिया, लाड दिया, दुलार दिया, आशीर्वाद दिया, उनको ये कहना चाहता हूँ कि जहां पर पूर्व में था मैं, वहां पर स्थितियां, परिस्थितियां बिल्कुल गड़बड़ हो गई थी। मैं कुछ उदाहरणों से इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ। क्या ये बात सच नहीं है कि वहां चीजें कोई एक व्यक्ति चला रहा है? क्या ये बात सच नहीं है कि लोकसभा चुनाव के दौरान चतरा से हमारे बहुत सारे साथी गए कि हमें यहाँ पर ये प्रत्याशी नहीं चाहिए, हमारे प्रत्याशी बदलिए, जो आंदोलनकारी हैं, पुराने लोग हैं, उनको टिकट दीजिए, नहीं दिया गया? क्या ये बात सच नहीं है कि धनबाद में किन परिस्थितियों से टिकट दिया गया? कुछ ऑडियो वायरल्स हो गए। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह की परिस्थितियां अगर संगठन के अंदर चलेंगी, क्या ये बात सच नहीं है कि पूरे झारखंड के अंदर हम लोग जिस बात को कह रहे थे उसमें लीडरशिप सामने नहीं निकल करके आ रहा है, सिर्फ एक व्यक्ति वहां पर केंद्रित हो गए,
तो इन परिस्थितियों में हम काम नहीं कर सकते हैं। झारखंडी जनमानस को अगर लगता है ये कि संजय मेहता का निर्णय गलत है, उसने संगठन क्यों छोड़ दिया, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि आप मेरे समर्थक ना बनिए और आप किसी के समर्थक मत बनिए, लेकिन आप एक बार झारखंडी जनमानस के तौर पर, एक सामान्य नागरिक के तौर पर न्यूट्रल होकर के सोचिए कि जो मैं बात कह रहा हूं वो सही है कि नहीं। क्या ये बात सही नहीं है कि पूरे संगठन में मनमानी चल रही है, पूरा वो सिंडिकेट में तब्दील हो गया है, 2-4 लोग उसको चला रहे हैं और जो लोग वो चाहते हैं वही हो रहा है वहां पर, किसी को कुछ वहां पर डेमोक्रेसी नहीं महसूस हो रहा है। तो ऐसे में कैसे कोई काम करेगा, इस बात को समझने की जरूरत है। अच्छा, ऐसा नहीं लगता आपको कि जो लोकसभा चुनाव में उन लोगों के साथ, जो लोग आपको वोट दिए, उन लोगों के साथ आप नाइंसाफी कर रहे हैं, क्योंकि आप विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं? देखिए, नाइंसाफी कब होता, जब मैं घर में बैठ जाता, रण क्षेत्र को छोड़ देता। नहीं तो आप तो नहीं ना आ रहे हैं चुनावी मैदान में। मैं जनता से साफ तौर पर यह कहना चाहता हूं कि इस बार मेरा चुनावी राजनीति से दूर रहने का इरादा है, लेकिन ये इरादा क्यों है मैंने आपको बताया कि अपने साथियों के लिए मतलब संघर्ष करना चाहता हूं। लेकिन अगर आप लोग कहेंगे, आप लोग इस तरह से कहेंगे कि भाई जनता कह रही है कि आप चुनाव मैदान में क्यों नहीं आ रहे हैं, तो फिर जनता से ये सवाल पूछेंगे हम कि क्या हमको क्या करना चाहिए। अगर जनता ऐसा कह देगी कि नहीं भाई आप कैसे बैठ सकते हैं, नहीं तब तो फिर कुछ निर्णय लेना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल मेरा इरादा है कि चुनावी राजनीति से दूर रखकर नेतृत्वकर्ताओं की कुछ फौज को तैयार करूं। फिलहाल मेरा यही इरादा है, लेकिन अगर जनता कहेगी तो उस पर विचार कर सकते हैं आने वाले भविष्य में। लेकिन जनता कहेगी तब, जनता का मन नहीं होगा तो नहीं आएंगे। नहीं, कुछ लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि अभी विधानसभा चुनाव में आप बोले कि जो नया संगठन बना है उसमें से आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्या कहीं उम्मीद तो नहीं कि फिर से अगर जयराम महतो बुलाते हैं अपनी पार्टी में तो क्या उनकी पार्टी में जाने का कोई उम्मीद? देखिए, फिलहाल तो मुझे लगता है कि अब रास्ते बंद हो गए। मैं तमाम दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि जो भी कंफ्यूजन है आप लोग दूर करिए। जब हमने इस्तीफा दिया था तो इस्तीफे के दौरान ये बातचीत हुई थी कुछ लोगों से कि क्या समन्वय बनाया जाए। मैंने खुद उनको संदेश भेजा था कि अगर ऐसी परिस्थितियां हैं तो झारखंड के लोगों का ये रुझान है कि हम लोग आपस में बैठें, तो क्या हम लोग आपस में बैठ सकते हैं। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो इतने एरोगेंसी के साथ, इतने घमंड के साथ अगर कोई व्यक्ति रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि इस राज्य का कल्याण होगा। अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने महसूस किया कि मैं अपना कदम आगे बढ़ाऊंगा, संघर्ष करूंगा। और एक बात आप गौर कर रहे होंगे कि मैंने आज तक पूर्व के अपने साथियों पर कोई एक एलिगेशन नहीं लगाया, कोई एक आरोप नहीं लगाया। हमने सुधार की बात अभी तक कही। आज भी आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो मैं सुधार की ही बात कह रहा हूं कि वो संगठन में सुधार होना चाहिए। लेकिन लोकतांत्रिक मर्यादा को मैंने कभी नहीं लांघा। लेकिन इन साथियों ने क्या किया कि बेबुनियाद बातें, आधारहीन बातें, कि वो कपड़ा पहनते हैं नेता की तरह तो वो बंडी पहनते हैं, तो क्या मतलब बिना मतलब के लोगों को बस सिर्फ एक डिफेम जैसे किया जाता है। तो पूरी आर्मी को, पूरे फौज को लगा करके एक संजय मेहता अपने साथियों से कहा कि आप लोग मीडिया में आकर के कुछ भी उलूल जुलूल बयानबाजी नहीं करेंगे। और एक उस तरह का कुनबा है जो सारे लोग जाकर के यूट्यूब मीडिया में जाकर के सिर्फ संजय मेहता को बदनाम कर रहे हैं कि संजय मेहता ने संगठन छोड़ दिया। संजय मेहता की बात को समझिए। आप एक आम झारखंडी जनमानस की तरह सोचिए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। हम लोग झारखंड बचाने निकले थे, पता चला प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई। हम लोग झारखंड बचाने के लिए संगठन बनाए, पता चला कि एक व्यक्ति की पूजा करनी पड़ रही है। तो इस तरह से कोई संगठन कैसे चलेगा। हम लोग झारखंड बचाने निकले थे, पता चला टिकट किसी और को कहीं पर दे दिया जा रहा है। हम लोग झारखंड बचाने निकले थे, पता चल रहा है कि धनबाद में टिकट में कुछ खेल हो गया है। हम लोग झारखंड बचाने निकले, पता चला है कि चतरा में टिकट में खेल हो गया। इस तरह की परिस्थिति में जब हमारे संगठन के लोग इधर किनार हो जाए, आज हमारे पुराने साथी कहाँ हैं जो आंदोलनकारी साथी थे, जो संगठन को इतना आगे बढ़ाए, वो सारे लोग दरकिनार कर दिए गए। क्या इस बात में सच्चाई नहीं है कि हमारे पुराने साथी दरकिनार कर दिए गए हैं, उनको महत्व नहीं दिया जा रहा? तो इस तरह की परिस्थिति में कैसे काम करेंगे, इन पहलुओं को भी सोचने की जरूरत है। अच्छा, आप बोले बंडी में रहते हैं संजय मेहता जी, ठीक इसी तरह से फरजान खान का आप अगर बात करें तो वो उनका भी बयान यही आया है कि देखिए संजय मेहता को कोई झारखंडियत के लिए काम नहीं करना है, उनको माल समेटना है। ये उनका एलिगेशन आपके ऊपर लगा है। और उसके साथ साथ में ये भी बोला है उन्होंने कि संजय मेहता को बड़ा नेता बनना है, झारखंड का नेता नहीं बनना चाहते हैं। क्योंकि देखिए झारखंड का नेता सिंपल साधारण कपड़ा में रहते हैं, लेकिन संजय मेहता कहीं भी गए, कहीं भी जनसंपर्क किए तो वो बंडी में रहे हमेशा, कितना गर्मी में भी, तो उनका चमड़ा मोटा हो गया। ऐसा कुछ एलिगेशन आया है फरजान खान का। देखिए, ऐसे लोग जिनके पास बोलने की मर्यादा नहीं है, जो लोकतांत्रिक मर्यादा को नहीं समझते हैं, उन लोगों पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर
कोई देश के सिस्टम में आप जाएंगे, आर्मी पे पास जाएंगे तो आर्मी का अपना यूनिफॉर्म है, डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसका यूनिफॉर्म है, एडवोकेट के पास जाएंगे तो उसका अपना यूनिफॉर्म है, स्कूल में जाएंगे तो बच्चों के लिए अपना यूनिफॉर्म है। सब जगह का एक मैनर होता है, एक गरिमा होती है, एक तरीके से उसका कहिए कि अपना एटिकेट्स होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। क्या मोदी जी कहीं भी कैसे निकल जा रहे हैं? क्या राहुल गांधी जी कहीं भी कैसे निकल जा रहे हैं? क्या तो आप जब किसी फील्ड में हैं तो इस फील्ड की गरिमा को रखिए। साफ सुथरा रहना, अच्छा पहनना कोई खराब बात नहीं है। आप दुनिया को, समाज को दिशा दिखाने निकले हैं और आप खुद को दिखाएंगे कि देखो हम बहुत परेशान हैं, बहुत गंदा रह रहे हैं, तो आप समाज को क्या दिशा दिखाएंगे? तो इसलिए मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। उनका कहना था कि झारखंड के नेता जो हैं, बाहर का नहीं, झारखंड का जो नेता है वो साधारण कपड़ों में रहते हैं, टी शर्ट पहन के भी कहीं चले जाते हैं और हवाई चप्पल। अगर जयराम महतो की बात करें तो लोकसभा चुनाव में जो था, वो चुनावी मैदान में जो आए थे जनसंपर्क में, तो वो चप्पल में, हवाई चप्पल में भी आए थे। ये भी उन्होंने कहा कि हम लोग भी हवाई चप्पल पहनते हैं। देखिए, किसी के पहनावे पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, माफ करना चाहता हूँ आपको। किसी के पहनावे पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। सबका अपना अपना सिलेक्शन है और सबका अपना अपना जीवन जीने की एक शैली है, और मेरा भी अपना कुछ सिलेक्शन है, मेरी भी अपनी कुछ शैली है। मैं उनके शैली का सम्मान करता हूँ और ये अपेक्षा रखता हूँ कि आप दूसरे के भी शैली का सम्मान रखें। अब आप किसी के पहनावे पर कमेंट्स करेंगे, ये मुझे नहीं लगता कि कोई आधार वाली बात है। कुछ मुद्दों पर बात करिए, नीतियों पर बात करिए, सिद्धांतों पर बात करिए, झारखंड को कैसे बचाना है उस पर बात करिए, झारखंड की स्थानीयता कैसे बनेगी, झारखंड का नियोजन कैसे होगा, झारखंड के लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, पलायन कैसे रुकेगा, यहाँ पर ओबीसी को आरक्षण 27% कैसे मिलेगा, इन मुद्दों पर बात करिए, बहस करिए। आइए, हम आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप पहनावे पर कमेंट करके किसी को डिफेम करने की कोशिश करेंगे तो इससे साफ पता चलता है कि आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। आधारहीन बात करके बस आप किसी को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, डिफेम करना चाहते हैं। अच्छा, फरजान खान एक क्या और बात बोले थे कि जो आपका कहना था कि जयराम महतो मिलते नहीं हैं, और उनका कहना था कि जयराम महतो और हम जो थे वो लोकसभा चुनाव के बाद जो है रोज रात में मिलते थे और रात रात में, देर रात को आप आते थे। और साथ ही ये भी कहा उन्होंने कि संजय मेहता जो है वो माल समेटने का काम कर रहे हैं और झारखंड के लिए, वो झारखंड के हित में नहीं काम करना चाहते हैं। और इसमें एक और एलिगेशन उनका लगा है कि संजय मेहता का पार्टी छोड़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि संजय मेहता को चाहिए था विधानसभा का सीट, जो चाहिए था मांडू और रामगढ़ का सीट, और आपको मिल रहा था बरही और बरकट्ठा का सीट, तो इसके चलते भी उन्होंने छोड़ा है। देखिए, क्या है कि जब किसी व्यक्ति के पास कोई आधार नहीं होता है तो ऐसे ही आधारहीन बात कह करके वो लोग आप लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं। इसको मैं साबित कर देता हूं कैसे। इन लोगों ने एक नियम बनाया कि जिन लोगों ने लोकसभा लड़ा है वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। हमने इस नियम को मान लिया। उसी में एक नियम बनाया गया कि लोकसभा लड़े हुए वे सभी 7 प्रत्याशी विधानसभा नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन 8वां प्रत्याशी जो अध्यक्ष जी हैं वो 2 सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं। उनके लिए ये नियम विशेषाधिकार बना। बोले चलिए, अध्यक्ष जी हैं, स्वीकार है। फिर उन्होंने फॉर्म निकाला कि जिसको जहां से चुनाव लड़ना है वो फॉर्म भरिए। तो संजय मेहता ने कहीं से फॉर्म नहीं भरा कि जब ये नियम बना दिया है कि जो लोकसभा लड़ेंगे वो विधानसभा नहीं लड़ सकते हैं, तो हमने फॉर्म नहीं भरा। तो जब हमने कहीं से फॉर्म भरा ही नहीं, कहीं से दावेदारी किया ही नहीं, तो ये आप कैसे कह रहे हैं कि वो लोकसभा मतलब वो विधानसभा यहां से लड़ना चाहते थे, यहां से लड़ना चाहते थे? अगर कोई भी आधार ही उनके पास फैक्ट है कि मैंने ये सीट मांग की है, तो उनसे ये बात पूछा जाए कि संजय मेहता ने कब मांगा आपसे ये सीट कि यहां से लड़ने के लिए दीजिए। जब फॉर्म ही नहीं भरे तो ये बात कहां से आ गई? इसलिए कोई तथ्य नहीं है। आधारहीन बात करके किसी को बरगलाना और जनता को बरगलाना अलग बात है। फैक्ट पर आइए ना। मेरे पास तो इतने सारे फैक्ट हैं, कागजों के साथ सब सबूत पेश कर देंगे तो फिर लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। लेकिन मैं उन सब चीजों पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं तो कहा एक मीडिया चैनल में कि मुझे परेशान ना किया जाए, मुझे प्रोवोक ना किया जाए। जिस दिन मैंने बोल दिया और जिस दिन मैंने अपनी जुबान खोल दी, उस दिन बहुत बड़ा बवंडर इस राज्य के अंदर आ जाएगा। और मैं उस बवंडर को नहीं लाना चाहता हूं, उस बवंडर को रोकना चाहता हूं और चाहता हूं कि झारखंडियों का सम्मान हो, झारखंड के लोगों का कल्याण हो। लेकिन ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि कितने दिनों तक परेशान करेंगे। अच्छा, एक और बात उन्होंने कहा कि संजय मेहता को ज्यादा इज्जत नहीं बचता है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी से वो 2019 में विधानसभा का चुनाव लड़े थे जिसमें उनको 700 वोट मिला था, और लोकसभा चुनाव में जयराम महतो की पार्टी से आप चुनाव लड़े और जिसमें 1,57,000 वोट मिला।
तो इतना ज्यादा वोट मिला तो ये इज्जत आपको नहीं पचा। देखिए बात समझिए, सामूहिक संघर्ष जब कर करके कोई एक आइडियोलॉजी को जनता के बीच स्थापित किया जाता है, उसमें सबकी सहभागिता होती है। इससे पहले उनका भी इसी तरीके से था कि वो जेएमएम में थे, शायद जहां तक मुझे जानकारी है, कभी बजरंग दल में थे, जिला परिषद चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे तोप चांची से। तो इस बात को भी समझिए कि जब आप जिला परिषद की तैयारी कर रहे थे तब आपका एक साथी विधानसभा लड़ चुका था। तो ये आप किसी को छोटा साबित करना चाह रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि वो दिल्ली से जाकर के केजरीवाल जी से टिकट लेकर के लड़ा। ठीक है, वोट नहीं आया, लेकिन चुनाव तो लड़ा। आप तो जिला परिषद लड़ने की आप भी तैयारी कर रहे थे। आप किसी के पास्ट में जाकर के उसको छोटा दिखाने की कोशिश करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। सबका पास्ट होता है, हमारा भी पास्ट था। लेकिन अब आप ये कहेंगे कि आपको जो है सो जो वोट मिला है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे कारण मिला है। मैंने क्या कहा कि संगठन के सामूहिक संघर्ष से ये वोट मिला है। जो धूप में पसीने में पूरे अपने टी शर्ट को भिंगा दिए, जिन्होंने 10-20 रुपया दिया, जो बूथ कमेटी को संभाले, उन लोगों की भूमिका और मेहनत को आप सीधे दरकिनार कर रहे हैं। और आप सीधे तौर पर कहते हैं कि देवेंद्र की कोई पहचान नहीं है, मनोज की कोई पहचान नहीं है, संजय की कोई पहचान नहीं है, सब कुछ मेरे कारण हुआ है। तो सब कुछ आपके कारण हुआ है तो बहुत बढ़िया है, आपको बहुत सारा मुबारकबाद, शुभकामनाएं। आप झारखंड को आगे लेकर के जाइए, झारखंड को आगे बढ़ाइए। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपको। मैं आपका हमेशा भला चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि ईश्वर आपको खूब तरक्की दे। बस आप झारखंड के लोगों का कल्याण करें, यही मैं कहना चाहूंगा। अच्छा, मनोज यादव की बात अभी की है आप। जी। मनोज यादव जी ही आपके ऊपर एलिगेशन लगाए हैं कि जेबी केसेस ही क्यों रखा। मैं वो भैया है, मेरे बड़े भाई हैं, उन पर मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मेरे बड़े भाई हैं, बोले होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, बोलने दीजिए। बाकी बहुत ज्यादा क्या कहेंगे। बोल रहे हैं 2 बच्चा तो थोड़ी है, एक माँ से 2 बच्चा जन्म ले लिया, ऐसा कुछ। देखिए एक बात समझिए, विचारधारा को स्थापित करने के लिए संकल्प चाहिए होता है, शिद्दत चाहिए होता है और सच्चाई चाहिए होता है। वो सारी चीजें वहां से डिरेल हो गई हैं। आज नहीं तो कल ये बात साबित होगा कि संजय मेहता सही था, संजय मेहता सही कह रहा था। आज ये बातें साबित हो गई। आप देखिएगा कि आने वाले वक्त में क्या परिस्थितियां पनपेगी। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, एक बहुत बड़ा सच्चाई वहां से आने वाले वक्त में सामने आएगी। जनता ही खुद इस बात को कहेगी। अब कई जगहों पर विरोध होना शुरू हो गया, पता चला कि खूंटी में विरोध हुआ है। तो ये विरोध क्यों कर रहे हैं लोग? आपके लोग ही, संगठन के लोग ही कर रहे हैं। और उतना छोड़िए, उनके ही लोग, संगठन के लोग हमको फोन करते हैं, भैया हम लोग घुट घुट के जी रहे हैं, आप तो अपना अपना मुक्ति कर लिए, आप तो जा करके अपने आप को अभिव्यक्त कर लिए, लेकिन हम लोग तो यहाँ घुट घुट के जी रहे हैं, किसी को कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। बोले देखिए, मैं इतना घुट करके नहीं जी सकता था। संघर्ष करना है करेंगे, फिर से शून्य से शुरुआत करना पड़ेगा, करेंगे, लेकिन इतना घुट करके तो कोई आदमी नहीं रह सकता। काफी लोग जो उनके करीबी हैं वो लोग फोन करते हैं कि हम लोग भी बहुत परेशान हैं, हम लोग भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आने वाले भविष्य में देखिए क्या होता है। अच्छा, वो लोग छोड़कर आपके संगठन में क्यों नहीं आ रहे? मैंने क्या शुरुआत में कहा था, मैंने शुरुआत में क्या कहा था कि संजय मेहता ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिस पर यह कहा जाए कि संजय मेहता ने संगठन को तोड़ने का प्रयास किया। नहीं, अगर उनका इच्छा, अपना इच्छा कर रहा है तो वो तो आ सकते हैं। मैंने क्या कहा कि जो आना चाहते हैं उनका स्वागत है, उनका हम वेलकम करेंगे, लेकिन संजय मेहता तोड़ने का कभी प्रयास नहीं करेगा, इस बात को कहना चाहता हूं। क्योंकि हमारी आदत है कि हम अपने नैतिकता से कोई समझौता नहीं करेंगे। हम स्वागत करते हैं लोगों का, लेकिन ये तोड़ मरोड़, लोगों को खींचो अपने तरफ लाओ, ये सब ओछी राजनीति में नहीं कर सकता। अच्छा, आगामी विधानसभा चुनाव में अभी तो आपका संगठन बड़ा नहीं हुआ है, मतलब प्रत्याशी कैसे आप चुनेंगे? संगठन बड़ा नहीं हुआ ऐसा लोगों को लग रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ी टीम हमारे पास भी है। आने वाले वक्त में आपको दिखेगा, पूरे राज्य में लोग काम कर रहे हैं और 24 जिलों में हम लोग संगठन खड़ा कर देंगे। 8,336 लोगों ने पिछले 3 दिनों में ऑनलाइन मेंबरशिप लिया है। तो ये लोग जो मेंबरशिप ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं जुड़ने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, तभी तो इसलिए आप समझ लीजिए कि ये संगठन बड़ा होने वाला है। अच्छा, कैसे तय कैसे कीजिएगा आपकी कौन से प्रत्याशी को विधानसभा चुनाव में टिकट दिया जाए? देखिए, कुछ एप्लीकेशंस हम लोगों तक अभी भी आ गए हैं। कुछ लोगों ने हटिया से भेज दिया है, कुछ लोगों ने किसी और सीट से भेजा है। तो हम लोग देखेंगे कि क्या क्षमता है, क्या वो करना चाहते हैं, क्या हमारी विचारधारा से उनका विचारधारा मेल खाता है कि नहीं, वो राजनीति में क्या सोच रखते हैं, उनका विजन क्या है, क्या वो जनता को देना चाहते हैं। इन सारे पहलुओं को समझने के बाद हम लोग उन बिंदुओं पर निर्णय लेंगे। आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा संगठन का? देखिए, साफ तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ
कि जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, झारखंड के जो मुद्दे हैं, झारखंड में जो रोजगार है, झारखंड में जो पलायन है, इन सारे विषयों पर हम लोग काम करेंगे। और एक बात जो मेरे जहन में आती है बार बार, मैं गया एक बार चुनाव प्रचार के दौरान, तो मेरी कुछ बहनों ने कहा कि हम लोगों को डिग्री कॉलेज जाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, हम लोग पास बस की भी सुविधा नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं। तो आप सोचिए 24 साल के झारखंड में, हमारे झारखंड में ऐसा कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है जो हमारी बहनों को गांव से फ्री में ले जाए और शहर के कॉलेज तक ड्रॉप करे, क्योंकि गांव में तो बहुत सारे कॉलेज है नहीं, डिग्री कॉलेज शहरों तक ही जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। तो इस तरह की चीज़ों पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं कि कैसे हम लोग फ्री बस की सुविधा दे सकते हैं अपनी बहनों के लिए, ताकि वो इंटर करने के बाद ग्रेजुएशन के लिए शहर तक जा सके, उसको ऐसी कुछ निःशुल्क सुविधा मिले। तो मतलब सारी सुविधाओं पर, बेसिक सुविधाओं पर, विस्थापन पर, पुनर्वास पर, नियोजन पर, निजी क्षेत्र की कंपनियों में नौकरी पर, इन सारे सवालों पर हम लोग काम करेंगे। और हमारी पॉलिसी एंड रिसर्च की टीम इस पर काम शुरू कर चुकी है और काफ़ी कुछ ड्राफ्ट हम लोगों ने तैयार कर भी लिया। आगामी विधानसभा चुनाव में कितने सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतार रहे हैं आप? ये कहना अभी मुश्किल होगा, क्योंकि ये निर्णय मैं अकेला नहीं ले सकता हूँ। हमारी सेंट्रल कमेटी बन गई है, वो सेंट्रल कमेटी बैठेगी और वही इस पर निर्णय लेगी कि आगे क्या करना है। नहीं, एक अनुमान तो कुछ हो सकता है। देखिए आने वाले वक्त में अब क्या कुछ होता है, लेकिन हो सकता है कि 15-20 सीटों तक भी हम लोग लड़ाएं अच्छे अच्छे प्रत्याशियों। बहुत बहुत धन्यवाद।